तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो 12 स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 261 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने दो में से एक को तो मार दिया होता है, एक अपने थंडर माउंटेन के लगे हुए प्रोटेक्शंस के कारण बच गया होता है, जिसके साथ हमें थंडर माउंटेन के हिडन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंडलेस ग्रासलैंड के अंदर अपना थंडर एंचेस्टर बड़े ही आराम से ग्राउंड पर बैठा हुआ था। वो अभी भी उसी गोल्डन फिगर बोन को देखी जा रहा होता है, लेकिन तभी थंडर एंचेस्टर को एहसास होता है, उसे सेंस होता है कि कई सारे मोनार्चिस उसके पास आ रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, जिसको देखकर वो भी सोचने लगता कि आखिरकार चल क्या रहा है। जिसके बाद थंडर एंचेस्टर सोचता और जल्दी से अपने काउजन इफेक्ट को ट्रेस करना शुरू करता है। वो टाइम एंड स्पेसेस के अंदर ट्रेसेस को फॉलो करने लगता। सुन उसे टियान्जू रिलम के अंदर हुए कॉन्फ्लिक्ट को जो हुआ था उसका एहसास होता है और तभी उसे पता चल जाता है कि वहां पे क्या हुआ और गुस्से में कहता है कि ये क्या है, ये नहीं लॉर्ड, मैंने तुम्हें ऑलरेडी उन सबको पनिश करके तुम्हें फेस दे दिया था, मैंने बाइमो और लैंडुओ को पनिश किया था, लेकिन फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए थे क्या? लगता है कि तुमने इसको मैटर्स को खुद में हाथ लेकर बहुत बड़ी गलती कर ली है, तुम तो मुझे सीरियसली भी नहीं लिए हो। अब इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यार ये बंदा जो कि अभी नया नवेला आया हुआ है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर की दुनिया में चारों तरफ खतरा रहा करता था। थंडर एंचेस्टर एक पावरफुल फिगर जरूर था, लेकिन फिर भी उसे ऑरिजिन वर्ल्ड की बाहर की दुनिया में बहुत ही अच्छे से केयरफुली जाना पड़ता था, एक्सट्रीम कॉशियस रहना पड़ता था ताकि वो मेजर ट्रबल को अवॉइड कर सके। लेकिन बात करें ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की तो थंडर एंचेस्टर ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी क्यों ना आ जाए, वो सभी अपने थंडर एंचेस्टर को जरा सा भी हार्म नहीं कर सकते हैं। जिसके साथ वो गुस्से में कहता है कि ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर मुझे एंड्योर करना पड़ता, मैं सहता हूँ, लेकिन ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के भीतर मैं किसी से भी नहीं सह सकता हूँ। और इस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो पाथ वो कल्टीवेट करता आ रहा था वो काफी ज्यादा वाइल्ड और प्राउड से भरा हुआ था। हम लोग ह्यूमन ब्लड लाइन के बारे में अच्छे से देखते आए हैं। अब यहाँ पे वो इन सब के होने के बावजूद भी अपने आप को ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर सप्रेस करता था, एंड्योर करता था। लू फेंग जैसा नहीं था कि लू फेंग पावर्स के मामले में भी सबसे आगे था, लेकिन फिर भी लू फेंग एंड्योर नहीं करता। आपने देखा कि कैसा लू फेंग घर में घुस के मारने वाली पावर्स को पोजेस करता है, जिसके साथ वो यहाँ पे गुस्सा था कि आखिरकार नया नवेला बंदा उसके सामने ऐसे कैसे खड़ा रह सकता है। अगर यहाँ पे बात करें मोनार्चिस की, अगर वो अपने थंडर एंचेस्टर के सामने खड़े होने की कोशिश की तो थंडर एंचेस्टर उन सबको राख में तब्दील कर देंगे। जिसके साथ यहाँ पे वो सोचने लगता कि क्या किया जाए इस कमीने का। अब लू फेंग ने ऑलरेडी उसको मैसेज भेज रखा था, तुम्हें हैंडल कैसे करना वो बता रखा था। वो जानता था कि लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी का नेचर कैसा है, उसने उसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट भी कर दिया था, लेकिन लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता था। वो वहां पे लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी की विशेष को कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पाया था, लेकिन अपने थंडर एंचेस्टर बहुत ही पुराने बैंक थे, उनकी भी कुछ अपनी प्राउड होती है, कुछ मर्यादा होती है, जिसका कि लू फेंग भी उल्लंघन नहीं कर सकता था। लेकिन लू फेंग ने जो किया उसके प्राउड के ऊपर की बात आ गई थी और वो क्या था कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। परहैप्स यहाँ पे कोई रोक सकता था तो अपना एंचेस्टर ऑफ फ्लेम विंड था, जो कि उसके भी गुस्से को शांत कर सकता था। और गुस्से में क्या था कि एक यंग बंदा जो कि अभी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर भी नहीं कदम रखा है, वो इतना कैसे एरोगेंट हो सकता है, वो भी मेरे सामने में मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहां से। और थंडर एंचेस्टर इंस्टेंटली हिडन स्पेस की तरफ बढ़ पड़ता और बूम, एक ही झटके में दिखाया जाता है कि गैलेक्सी किंगडम के ऊपर एक एंडलेस और वायलेंट पावर ऑफ थंडर अपीयर हो
जाने लगती है, जिसके साथ वहां पे चारों तरफ मानो ठंडर ही बरसने लगी होती है। काउंटलेस लाइटनिंग सर्पेंट्स चारों डायरेक्शन में फैलने लगते हैं। उनकी माइट काफी ज्यादा पावरफुल थी। वहां के सराउंडिंग एरियाज तक डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और एक फ्यूरियस सी आवाज आते हुए कहते कि इन्हें बाहर की तरफ आओ, और ये आवाज पूरे के पूरे 9 हेवंस में गूंज उठती है। जितने भी पूरे के पूरे कैप्टस में लिविंग बेंग्स होते हैं, सबकी धड़कनें तेज हो जाती, मानो उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था। पूरा का पूरा सराउंडिंग वायलेंस सी फियर मतलब डर में कांप उठा होता है। और यहाँ पे जितने भी मोनार्चीज होते हैं थंडर माउंटेन में, वो सभी एंसेस्टर को रिपोर्ट करने गए होते हैं, लेकिन वो इस नज़ारे को उन्हें भी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। उन्हें पता चल जाता है कि एंसेस्टर वो अपने मूव को चल चुके हैं, और जो ये आवाज़ आई है वो किसी और के नहीं, उनके एंसेस्टर की होती है। लेकिन इसी मोमेंट पे हमें गैलेक्सी किंगडम्स की उसी कमोशंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई भी अर्जेंट कॉन्टिनेंट का गॉड किंग इस टेरिफाइंग कमोशंस को सेंस कर पा रहा होता है। लॉर्ड लैंडोर जो कि अपने लूफेन के हाथ से बच चुका था, वो भी कहीं ना कहीं खुश होने लगा था कि यार उसके एंसेस्टर खुद वहाँ पे कदम लेने के लिए गए हैं। वो मन में क्या था कि लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी अब तो खत्म होने वाला से रहा, वो खत्म हो ही जाएगा। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है थंडर एंसेंट किंगडम्स के बंदे को, नहीं मतलब अपने लॉर्ड लैंडोर को ही, जो कि मन में कहता है कि हमें कैसे भी करके लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी को सप्रेस करना ही होगा। वो कुछ ज्यादा ही ओवरबीयरिंग कर रहा है, क्योंकि हम लोग दूसरों की जान को खाते हैं, तो आखिरकार उसे फर्क क्या पड़ता है। जिन लोगों को मैंने खाया वो तो गैलेक्सी किंगडम में भी नहीं रहा करते हैं। इनफैक्ट वास्ट मेजॉरिटी लोग तो थंडर एंसेंट किंगडम्स में ही रहा करते थे। आखिरकार लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी इतना ज्यादा क्यों उभरता, इतना ज्यादा उसको गुस्सा क्यों आ रहा था। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है ईस्टर्न जी रीजन, जहाँ पे ऑरेंज कॉन्टिनेंट का रिमोट सेंटर मौजूद था। मतलब हमें सीन चेंज कर ईस्ट जी रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक यंग लेडी मतलब टावरिंग वुमेन टाइप की फिगर होती है। वो वहाँ पे इस आवाज को देखकर कहती है कि थंडर एंसेस्टर को क्या हुआ है, आखिरकार किसने उसको इतना मूड बिगाड़ दिया है। उसके बारे में भी बताया जाता है कि उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा हैवी थी और वो इमूवेबल जैसी थी। मतलब उसकी बॉडी भी अपने लूफिंग की तरह ही काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो कोई और नहीं थी बल्कि ईस्टर्न एक्सट्रीम डोमेन की एंसेस्टर थी, जिसने कि ऑलरेडी अल्टीमेट लाइफ फॉर्म्स को हासिल कर रखा था। अपने डॉ ऑफ लाइफ ऑरिजिन से ऑलरेडी उसने गॉड एम्प्रेस के रियल में भी कदम रख लिया होता है। अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में सेवरल एलास का डिफरेंस था, उन दोनों के बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। तो इसी कारण यहाँ पे कहा जा सकता है कि एसजी डोमेन अपने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में रह के छोटे मोटे लिविंग बींग्स को प्रोटेक्ट करती। जैसे लूफेंग अपना गैलेक्सी किंगडम बना चुका है, तो वैसा अपना सेम टू सेम ईस्टर्न डोमेन की एंसेस्टर वो भी अपने उसी घर को बनाकर रही होती है, क्योंकि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में ही उसे रहना होगा। जिसके साथ एंसेस्टर ऑफ द ईस्टर्न जी डोमेन दूर से ही इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लगती है और कहती है कि यानफेंग तो सच में कैजुअली कॉशियसली एक्ट करता है, लेकिन थंडर की बात करें तो सच में वायलेंट और कनिंग जैसा होता है। मतलब कि ये बंदा कहीं भी बरस पड़ता है। और यहाँ पे वो कहता है कि गैलेक्सी लॉर्ड ने एम्परर युआन को मार डाला। अब गैलेक्सी लॉर्ड ने जहाँ पे वो कहती है कि बात करें तो गैलेक्सी लॉर्ड ने एम्परर युआन को मार डाला था, लेकिन यानफेंग एंसेस्टर था उसने टॉलरेट कर दिया था। उसके ही किंगडम का एक एम्परर मारा गया था, उसने छोड़ दिया था लूफेंग को कि छोड़ो जाने दो। लेकिन जैसे लूफेंग ने गैलेक्सी लॉर्ड ने बाइमो लॉर्ड को मारा, जो कि थंडर एंसेस्टर के अंदर का आने वाला मोनार्च था, तो इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके सर पे भूत सवार रहता है। वो कहती है कि मुझे डर है कि ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि सुलझा पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और वो दूर से ही सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगती है। डी किंग भी दूर से इन सारे सीन को वॉच करने लगता है। वो भी शांत से कहता कि ब्रदर इन्हें तो एविल के खिलाफ काफी ज्यादा नफरत करता है जितना कि वो अपने दोस्तों से किया करता है। उसने तो थंडर एंसेस्टर को भी फेस नहीं दिखाया है, लेकिन वो ये भी कहता कि थंडर एंसेस्टर बहुत ज्यादा वायलेंट पर्सन है। ये अच्छी चीज है कि उन दोनों में क्लैश हो रहा है। मतलब अपना डी किंग भी अपने लूफेंग की पावर्स को देखना चाहता है। वो कहता है कि आखिरकार मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो क्या कर सकता है, उसकी पावर्स कितनी ज्यादा है। उसने इतने समय तक ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में हार्डशिप किया है, जिसके कारण उससे ऑरिजिन
ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर और भी कॉशियस बना दिया है। भले ही ब्रदर इन्हें की एक्शंस काफी ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन अगर वो ऐसे ही करता रहा तो ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर जाने पे उसे बहुत बड़ा लॉस मिल सकता है, क्योंकि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो लू फेंग अभी इनविंसिबल बन चुका है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन बात करें ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर जाने के बाद तो लू फेंग को और भी पावरफुल बंदे मिल जाएंगे जो कि लू फेंग को पलक झपकते ही मार सकते हैं, मतलब लू फेंग को इशारे से खत्म कर सकते हैं। इतनी पावर्स को वो पोजेस किया करते हैं। और इसी कारण वो कहता है कि अगर देखा जाए तो उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि थंडर एंसेस्टर वो ऑलरेडी गॉड एम्पायरम के पाइनेकल पे पहुंच चुका है। उसके हिनवान ब्लड लाइन ऑलरेडी अपने आप को टेरिफाइंग एक्सटेंट तक ला चुकी होती है, जो कि अपने ब्रदर इन्हें से भी काफी ऊपर है। कल्टीवेशन लेवल के मामले में भी ब्रदर इन्हें से काफी ऊपर जा चुकी होती है। डीकिन इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बाद वो ये भी कहता है कि अगर मान लो कि ब्रदर इन्हें किसी पावरफुल सीक्रेट ट्रेल्स को एक्सचेंज कर लिया हो, फिर भी वो अभी थंडर एंसेस्टर का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट टाइम उसे याद था जब उसने गैलेक्सी सॉवरेन्स के साथ कॉन्फ्रंटेट करके सामने सामने फाइट की थी, वो क्लियर हो गया था अपने रियलम के बारे में कि गैलेक्सी सॉवरेन्स की जो रियलम है, जो पावर है वो उससे थोड़ी सी कम है, मतलब डीकिंग से थोड़ी सी कम है। उसे इस चीज के बारे में अच्छे से पता चल गया होता है। अब ये बात तो थी कि लू फेंग के पास 9 स्टोरी पगोड़ा मतलब स्टार टावर था, जिसके कारण वो डीकिंग को सप्रेस करने में कामयाब हो पाया था। इसके साथ हमें बताया जाता कि इस मोमेंट पे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में चाहे वो एंसेस्टर ऑफ ईस्टर्न जी डोमेन हो, डीकिंग हो या फिर हो यानफेंग एंसेस्टर या फिर कितने ही ऑर्डिनरी गॉड किंग, सभी इस हाईएस्ट लेवल कॉन्फ्रंटेशन जो कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट पे होने वाली है उसको देख रहे होते हैं, अटेंशन दे रहे होते हैं। जिसके साथ हमें ह्यूआंग सिटी के अंदर युआनजू को दिखाया जाता है, जो कि गैलेक्सी किंगडम में मौजूद था, और वो थोड़ा सा चिंतित भी था और कहता है ये तो थंडर एंसेस्टर हैं। और यहाँ पे अपना युआनजू सोचने लगता, मतलब टीचर ऑरिजिन सोचने लगते कि क्या लू फेंग ऑलरेडी थंडर एंसेस्टर के साथ फाइट कर रहा है। माउंटेन सिटिंग गेस्ट भी अपने सीक्रेट मिरर से इन सारे कंसर्न को देखते हुए कहते हैं लू फेंग ये तुमने क्या कर दिया है। उसे थंडर एंसेस्टर के पार में अच्छे से नॉलेज थी, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, जो कि ऑलरेडी 2 नेशंस में से एक का फाउंडर है, और वो ऑलरेडी इनविंसिबल एग्जिस्टेंस इस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में कहा जाता है। इवन दो लू फेंग उसके साथ काफी लंबे अरसे तक रह चुका है, लेकिन फिर भी अपने माउंटेन सिटिंग गेस्ट को लू फेंग पे उतना भरोसा नहीं होता है कि क्या पता लू फेंग इस बार जीत पाएगा या फिर नहीं जीत पाएगा। जिसके साथ हमें गैलेक्सी कैपिटल के पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग ने बाइमो लॉर्ड को मार दिया होता है, जिसके बाद उसने गेस कर लिया होता है कि थंडर एंसेस्टर जरूर एक्शन ले सकते हैं, जिसके कारण ही वो अपने कैपिटल में आराम से बैठकर पेशेंसली वेट कर रहा होता है। लू फेंग उसी थंडरस क्लाउड की तरफ देखते हुए कहता है ये थंडर एंसेस्टर तो अपने ह्यूमन ब्लड लाइन थंडर लिनियस को कल्टीवेट करने में तो ट्रूली वर्दी बेंग साबित होता है। ये तो सच में काफी गुस्से जैसा है। अब यहाँ का सीन देख लो, लू फेंग ऐसा सीन दिखा, समझ लो, इमेजिन कर लो लू फेंग के किंगडम पे अटैक हो रहा है और लू फेंग एक बड़े से थ्रोन पे बैठकर यहाँ पे अपने गालों पे हाथ रखे हुए सामने देखकर इन सारे लफ्जों को बोल रहा है। कितना ही मस्त होगा ना वो एनिमेट होकर आएगा, तो सच में वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होगा, क्योंकि एक पूरे वर्ल्ड के अंदर जब आप इतने ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हो कि आपका कोई सामना नहीं कर सके, तो आप थोड़े बहुत तो एरोगेंट हो ही जाते हैं। लू फेंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरोगेंट हो चुका है, लेकिन क्या करे, लू फेंग अच्छा इंसान है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसने भी लोगों को मारा है, लोगों को लूटा है, लोगों को मारकर उसके ट्रेजर्स को लिया है, दूसरे बंदे को मारा है, लेकिन क्या कर सके, ये सब अच्छा ही होता है। लू फेंग उसी थंडर क्राउड्स की तरफ देखने लगता है जो कि कैपिटल के ऊपर मौजूद थी, और हर एक थंडर काफी ज्यादा पावरफुल थी कि वो किसी भी एम्पायर को सप्रेस कर सकती, मतलब उसमें थाउजेंड्स लाइटनिंग बोल्ट्स निकल रही थी, तो 1000 एम्प्रेस को सप्रेस करने के लिए काफी कह सकते हो। अब तभी एक और आवाज आती है जो कहती इन है चलो बाहर निकलो, और थंडर रंबल होने लगती, गड़गड़ाने लगती, और उसके साउंड इमेंस एंगर को शो कर रही होती है।
जिसके साथ तभी वहां पे अपना लू फेंग बोल पड़ता है, थंडर एंसेस्टर, तुम्हारे लोगों ने बिलियंस ऑफ लैब्स को डिवोर किया है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। और वहां पे दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा इल्यूजनरी हेड अपीयर हो जाता है जो कि किसी बीस्ट को दिखा रहा था। वो अपने मुंह को खोलता है और कंप्लीटली मान लो कि वहां पे बादल मौजूद थे जिसके अंदर थंडर मौजूद थी। वो बीस्ट का जो हेड था वो उसको पूरी तरह से निगल जाता है, सारे के सारे काउंटलेस लाइटनिंग बोल्ट्स को एक ही झटके में खा जाता है। मतलब देख रहे हो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को लू फेंग ने एक बार में ही निगल गया होता है। जैसे लू फेंग इस मूव को चलता है, जितने भी बंदे जैसे फाउंडर ऑफ ईस्टर्न जी डोमेन, डी किंग, फाउंडर ऑफ यान फेम, सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। बंदे की यार विश्वास नहीं होते और कहते ये कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जो एंडलेस थंडर डोमेन थी ऑलरेडी देखा जाए तो उसमें थंडर एंसेस्टर्स की डोमेन के अंदर थंडर पावर्स मौजूद थी जो कि देखा जाए तो ओरिजिनली ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के लिमिट पावर्स को एसेंट टच कर चुकी थी। मतलब उन सब की पावर्स काफी ज्यादा थी, लेकिन इतनी ज्यादा टेरिफाइंग डोमेन को लू फेंग ने एक्चुअली कम डिवोर कर लिया, मतलब उसको खा गया, निकल दिया। उन सबको विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके साथ लू फेंग बाहर निकलता है कैपिटल से और वहां पर लू फेंग अपने सिल्वर स्केल आर्मर और गोल्डन मास्क को पहने हुए था। सिर्फ वो अकेला खड़ा था, उसकी एंडलेस ऑरा चाहता फैलने लगती है। उसकी एंडलेस ऑरा वहां पे इमेंस एरिया में एक्सटेंड हो जाती है जो कि सारे को अपनी पावर्स को दिखा रही होती है। यान फेंग एंसेस्टर पहली दफा अपने लू फेंग को इतने करीब से देख रहे होते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं कि इसकी जो लाइफ फॉर्म है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसने बस अपने पावर्स को रिलीज मतलब ऑरा को ही रिलीज किया है, लेकिन वो ऑरा ही ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पावर लिमिट को टच कर चुकी है। मेंशन की बात की जाए तो यार इसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए कि उसके बॉडी में कितने ज्यादा मिस्ट्रीज हो सकते हैं, उसके रियल्म्स के अंदर कितने ज्यादा मिस्ट्रीज हो सकते हैं। उसकी बॉडी ही अकेले गॉड एम्पर के अर्ली स्टेज तक की पावर्स को पोजेस करती है। अब देखो जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर है उसकी थ्रेशोल्ड गॉड एम्पर रियल्म जितनी होती है, लेकिन अपने लू फेंग ने सिर्फ अपने ऑरास की ही मदद से उस थ्रेशोल्ड को टच कर दिया था, जिसके कारण कोई भी इमेजिन कर सकता है कि उसकी बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। और डी किंग भी सरप्राइज हो जाता है कि अपने लूओ ने इतनी ज्यादा फिजिकल बॉडी को इतने हद तक कल्टीवेट करा रखा है, और वो कहता है कि इसने तो अपने पास अर्ली स्टेज गॉड एम्पर स्ट्रेन को पोजेस कर रखा है, और इस स्ट्रेन में तो इसने सारे ऑल डाउस को कंबाइन करके रखा है। और इसके बाद हमें और भी तारीफें बताई जाती हैं, जिसके साथ ये भी कहा जाता है कि कुछ प्रैक्टिशनर अपने एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फोर्स को अनलीज कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडीज रिमेन रहती है अल्टीमेट लेवल ऑफ गॉड किंग में। मतलब कि एक बंदा अल्टीमेट लेवल ऑफ गॉड किंग में रहकर अपने फिजिकल पावर्स को मतलब टेरिफाइंग फोर्स को रिलीज कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी फिजिकल बॉडी तो अल्टीमेट लेवल ऑफ गॉड किंग तक ही रहेगी। लेकिन लू फेंग ने अपने बॉडी को ही गॉड एम्पर के अर्ली स्टेज का शोकेस दिखा दिया था, जिसके कारण समझ लो कि उसकी ओरिजिनल जो एक कैपेबिलिटीज होगी, जो फोर्स होगी, वो कितनी ज्यादा होगी। जिसके साथ एंसेस्टर ऑफ ईस्टर्न डोमेन भी इन सबको ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं कि ये गैलेक्सी की इतनी हिम्मत है कि उसने तो थंडर एंसेस्टर के साथ फाइट करने की कोशिश की, जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ बैकिंग होंगे ही। जिसके साथ हमें थंडर एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि वो भी थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा सोच विचार करने लगते हैं। वहां पे उसे बिल्कुल भी केयर नहीं थे कि लू फेंग ने क्या किया है। लू फेंग आते हैं उसके थंडर डोमेन को कंप्लीटली डिवोर कर लिया था। मतलब बताया जाता है कि ये थंडर डोमेन बाउंडलेस होती है, लेकिन फिर भी लू फेंग ने इसको डिवोर कर लिया होता है। यहाँ पे खुद राइटर ने बाउंडलेस थंडर डोमेन लिखा है, तो जितने बंदे कहते हैं कि वांगलिन यार बाउंडलेस है, उसे अपना लू फेंग हरा नहीं सकता, तो यार ऐसा नहीं है। लू फेंग बड़ी आसानी से उसको मसल कर रख सकता है। जिसके साथ लू फेंग वहां पे उसको कंप्लीटली डिवोर तो कर चुका था, लेकिन फिर भी वो बंदा इसको केयर नहीं करता, बल्कि वो केयर ये करता है कि आखिरकार गैलेक्सी सॉवरेन ने किस मेथड को यूज किया कि उसने उसके बाउंडलेस थंडर डोमेन को पूरी तरह से कंज्यूम कर गया, निगल गया। आखिरकार वो किस पावर्स को यूज कर रहा था, किस मेथड को यूज कर रहा था। और वो कहता है कि ये जूनियर इसकी फिजिकल बॉडी तो एटलीस्ट गॉड एम्पर के अर्ली स्टेज पे
जरूर होगी। अब देखो यार बार बार एक ही चीज को रिपीट की जा रही है, तो यार समझ लो कि एक ही चीज है जिसको स्किप करता हूँ क्योंकि हर बार फिजिकल बॉडीज का ही जिक्र हो रहा है, जिसके साथ ये बताया जाता है कि जिसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होती है उसकी सर्वाइविंग एबिलिटी नेचुरली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और थंडर एंसेस्टर अच्छे से जानता था और कहता है कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के इन्वायरमेंट में सबकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उस बंदे जिसकी पावर ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के इन्वायरमेंट में रह के गॉड एम्प्रेस की पावर्स तक चली जाए उसे हम हार्म नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी ये समझ लो कि लू फेंग को थंडर एंसेस्टर भी हार्म नहीं कर सकता है। लेकिन बात करें आउटसाइड वर्ल्ड में तो यहाँ पे जो अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पर रियलम है तो अपना थंडर एंसेस्टर उसे सिर्फ एक झटके से एक इशारे से मार सकता है। मतलब लू फेंग की मुलाकात अभी बाहर की दुनिया में हो जाती है तो अपना थंडर एंसेस्टर बड़ी आसानी से लू फेंग को धूल चटाता, उसे वहीं पे मार देता, तबाह कर देता, जिसके बाद उसके जो सब ख्याल होते हैं वो बदलने लगते हैं। और क्या आता है कि ये यंगर जनरेशन तो सच में काफी ज्यादा टैलेंट है, इसने तो अभी तक ओरिजिन वर्ल्ड में बाहर घूमना भी शुरू नहीं किया लेकिन फिर भी वो इस हद तक अपने आप को कल्टीवेट कर पाया था, इसके अपने बॉडी को ही फिजिकल बॉडी को ही गॉड एम्पर के अर्ली स्टेज तक ले गया होता है। प्रीवियसली यहाँ पे उसने सोचा था कि यार ये कुछ नहीं कर सकता, उसे लगा होता है कि जो गैलेक्सी मोनार्क से उसने अपने पावर्स किसी ट्विजर्स को यूज करके उसके थंडर डोमेन को खा गया होता है। लेकिन सीक्रेट ट्विजर्स भी कुछ अपॉर्चुनिटी को दिखाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि यार आपकी बॉडी ही मेन स्ट्रांग होगी तभी आप अपने इस कैपेबिलिटीज को दिखा सकते हैं। फिर से हमें ओरिजिन वर्ल्ड की बाहर के बारे में बताया जाता है कि बाहर की दुनियाओं के अंदर वहां पे आपको कई सारे फॉर्चुनेट मिल सकती है, जहाँ पे आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जो लकी होंगे उसके पास काफी अच्छे से ट्रेडर्स आ जाएंगे जो कि वो उन सबको ट्रेड करके अपने लिए कल्टीवेशन के रिसोर्सेज का जुगाड़ करेंगे। लेकिन बात करें ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर रहकर अपने फिजिकल बॉडी को इस लेवल तक ले जाना ये काफी ज्यादा मुश्किल होती है। थंडर एंसेस्टर एम्पैकिंग यानफेंग एंसेस्टर एसेंडी डोमेन एंसेस्टर और बाकी गॉड किंग्स और एम्प्रेस ये सभी चीज के बारे में अच्छे से क्लियर थे कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई बंदा ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर निकलता है तो वो प्रोबेबली अपने नए हाइट तक पहुंच जाता है। मतलब वो सब लू फेंग की टैलेंट से काफी ज्यादा हैरान थे, उन्हें एक चीज तो पता चल गया था इन सब कॉन्फ्रंटेशन से कि लू फेंग मतलब अपने गैलेक्सी किंगडम का लॉर्ड जब अपने इस ओरिजिन वर्ल्ड को बाहर छोड़कर जाएगा तो उसकी पावर काफी तेजी से बढ़ जाएगी। इसके साथ हमें बताया जाता है कि थंडर एंसेस्टर जो कि आते समय ही लू फेंग को मारने के इरादे से आया था, वहां पे यहाँ पे लू फेंग की पावर्स को देखकर उसके थोड़े से ख्याल चेंज होने लगते हैं, उसके मन में इंड्योर की जो भावना होती है वो आने लगती है, जहाँ पे वो मन में क्या था कि मैं यानफेंग एंसेस्टर को तो इंड्योर कर सकता था, लगता है कि मैं इन्हें को भी इंड्योर कर सकता हूँ। ओरिजिनल कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही बंदा था जो कि उसके सामने वो कुछ नहीं बोलता, मतलब वो उनमें फाइट भी होगी तो यार कुछ नहीं चलता है, ऐसा वैसा का सीन हो जाता था, जो कि कोई और नहीं अपना यानफेंग एंसेस्टर था। लेकिन अभी उसे एक और लगा था कि यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है, जिसके साथ हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि थंडर एंसेस्टर जिस लेवल ऑफ कल्टीवेशन में चला गया है वो बेवकूफ नहीं था, वो अपने दिमाग को चेंज कर लेता है, जिसके साथ वो लू फेंग से कहता है इन्हें। लेकिन थंडर एंसेस्टर अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है अपने इन्हें से मतलब लू फेंग से कि बाइमो और लॉर्ड लैंडो ने कुछ लिविंग बीइंग्स को डिवोर किया था, ये तुमने ही मुझे बताया था, इसलिए मैंने तुम्हारे इज्जत को लेते हुए मतलब इज्जत दिखाते हुए उन्हें पनिश किया था, उन्हें टियानजी रियलम में भेजा था ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बिना इन्फॉर्म किए उन सबको मार डाला, ये मेरे थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो गया। अब लू फेंग जैसे इन बातों को सुनता है यार बंदे की मतलब बंदा थोड़ा सा खिसक जाता है कि यार ये बुढ़ऊ कहना क्या चाहता है। लू फेंग को लगा था कि आज तो जंग हो के रहेगी, आपको भी लगा था, मुझे भी लगी थी कि यार आज तो भयंकर वाली फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता कि ये बुढ़ऊ आके मुझे यहाँ पे क्या रहा है। और लू फेंग मन में सोचते हुए क्या था कि प्रिवेंटली जब इस बंदे ने आकर मेरे सामने इस पावर्स को शो किया तो मुझे लगा भयंकर वाली फाइट होगी, लेकिन अब तो इसने रीजन देना शुरू कर दिया था।
जिसके साथ वो भी लू फेंग अपने मन में कहता है कि मैंने तो बस अभी थोड़ी सी फिजिकल एबिलिटीज को ही रिवील किया था, लेकिन वो अभी से ही इतना पोलाइट हो गया। अगर बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ में तो लू फेंग खुद कहता है कि मैं अभी फिजिकल स्ट्रेंथ में इस सामने वाले ठंडे एंसेस्टर बंदे से इंफीरियर हूँ, तो कमजोर हूँ। लू फेंग के पास आई ऑफ लाइफ एंड डेथ थी, तो नेचुरली वो अपने उन दोनों के बीच के जो गैप थी उसको देख पाता। स्ट्रेंथ की बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ में तो ठंडा एंसेस्टर ओरिजिन कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग बीइंग में से एक तक कह सकता हो कि नंबर 1 पे ही उसको क्यों ना ले लो, उतनी ज्यादा पावरफुल पावर उसकी फिजिकल बॉडी में थी। अब देखो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ मिलने से पहले लू फेंग ने ऑलरेडी 4 अल्टीमेट लाइफ फॉर्म्स ऑफ डॉ ऑफ लाइफ को कंप्रीहेंड कर रखा था, लेकिन बाद में जब लू फेंग को तीसरी आंख मिली तो लू फेंग ने फंडामेंटल को देखते हुए और 3 अल्टीमेट लाइफ फॉर्म्स को कंप्रीहेंड कर लिया था, जो कि असल में वही 3 अल्टीमेट वाले ह्यूमन कॉर्प्स थे जिससे कि लू फेंग ने ऑब्टेन किए होते हैं। उन 3 कॉर्प्सेस के अंदर एक में तो 6, 7 और 10 फेजेस मौजूद थी। जितनी ज्यादा फेजेस होंगे उतने ज्यादा पावरफुल आप कह सकते हो कि उसकी बॉडीज बनती जाएंगी। जो 7 फेजेस थी लू फेंग ने उसको सीखा था, 6 को भी सीखा था जो कि उसे मल्टी क्लॉ बेइंग में से मिला था, जो कि सीखना काफी ज्यादा लू फेंग के लिए भी मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी लू फेंग ने उसको सीखा, जिसके कारण उसकी जो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म थी वो 24 फेजेस से अल्टीमेट रियलम ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स में तब्दील हो चुकी थी, जो कि मल्टी क्लाउड क्रिएचर्स जितनी ही पावरफुल थी। मल्टी टो क्लाउड क्रिएचर्स की बात करें तो उसके अंदर वहां पे 24 फेजेस, ऑल थिंग फेजेस, ऑरिजिन फेजेस, ग्रेट पावर फेजेस ये सभी मौजूद थे, जो कि 6 फेजेस में से एक थी और इसमें 4 डायरेक्शन थे जिसमें 100 स्पीड फेज और 6 फेजेस मौजूद थे, जिसके साथ लू फेंग ने उन सबको मर्ज किया, अपने आप के बेसिक यूनिट को ट्रांसफॉर्म करके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में चेंज कर दिया, जो कि उसने मल्टी क्लाउड क्रिएचर से ही किया होता है। मतलब ये समझ लो कि पूरा लू फेंग ने उन सबको सीख के अपनी फिजिकल बॉडी की कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा बढ़ा ली होती है। ऑफ कोर्स बात करें लू फेंग के स्पिरिचुअल विल पावर्स के बारे में तो लू फेंग की स्पिरिचुअल विल पावर्स ऑलरेडी उन सब ह्यूमन ब्लड लाइन्स को कब का सरपास कर चुकी थी, और लू फेंग की जो बॉडी होती है वो उन सब क्रिएचर से भी काफी ज्यादा मैसिव होती है। मतलब मान लो कि उन क्रिएचर्स की बॉडी 10 ट्रिलियन की है, तो अपने लू फेंग की क्वाड्रिलियन कह सकते हो। रियलम्स की बात करें तो लू फेंग ऑलरेडी उन लो लेवल इंटेलिजेंस क्रिएचर्स से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो अपने परफेक्ट यूनिफाइड और मोबिलाइज चैनल कर सकता था अपने इंटरनल पावर को। इस मोमेंट पर लू फेंग कहा जाए तो लू फेंग एक अल्टीमेट रियलम लाइफ फॉर्म बन चुका था। मतलब ऑफ कोर्स ऑफिशियली यहाँ पे लू फेंग एक अल्टीमेट लेवल लाइफ फॉर्म बन चुका है। वो सेकेंड लेवल से ब्रेक थ्रू करके अल्टीमेट फाइनल लेवल पे आ चुका होता है। मोर ओवर देखा जाए तो उसकी जो अल्टीमेट ट्वेल्व लाइफ फॉर्म्स होती है वो बाकी सबसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। लू फेंग काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था किसी भी ह्यूमन लाइफ लेवल लाइफ फॉर्म से, ऑफ कोर्स सेम लेवल से। इसके साथ लू फेंग के मन में कई सारे थॉट्स आने लगते हैं, लेकिन वो वहां पे कहता है थंडर एंसेस्टर, देखो तुम्हें पता है कि मैं नया जो तरीका है इन सारे पापियों को लेकर वो कैसा है। ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट भी इसके प्रति बहुत ही अवेयर है। बाइमो और लॉर्ड लुएंडुओ ने मेरे टेम्पर को अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा करने की कोशिश की, उसने लोगों को मारने की कोशिश की। दोनों ने मेरे फैसले को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए वो दोनों मरना डिजर्व करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते, तभी तीसरा बंदा बीच में हंसते हुए आते हुए क्या था कि तुम दोनों प्लीज गुस्सा मत हो, हम सब सेम ओरिजिन कॉन्टिनेंट के प्रैक्टिशनर और फ्यूचर में हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, तो क्यों ना इन सारे मसले को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आखिरकार छोटे मोटे मसले पे हमें क्यों ही गुस्सा होना चाहिए। जिसके साथ ये एपिसोड खत्म होता, हमें बताया नहीं जाता कि वो तीसरा बंदा आया कौन, क्या वो डी किंग होगा या फिर यानफेंग एंसेस्टर। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि मतलब 100% चांस है कि वो अपना यानफेंग एंसेस्टर ही होगा, क्योंकि इन सब बैटल के बीच में अपना जो इम्प्रेस होती है वो तो नहीं घुसेगी और डी किंग वो भी नहीं घुसेगा, अपना यानफेंग ही घुसा होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले कि कैसे उन दोनों में सुलह होती है। यार मैंने सोचा था फाइट होगी, लेकिन यार राइटर्स ने भी क्या ही मूड खराब करे, कम से कम थोड़ा सा फाइट करवा देना चाहिए था। फिर उसके बाद अपने थंडर एंसेस्टर्स को ये पता चलता कि हाँ लू फेंग भी पावरफुल है, उसके बाद नेगोशिएशन करता, लेकिन क्यों थोड़ा सा फाइट करवा देना चाहिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।